नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप की धमकी पर ईरान के जवाब की, बढ़ती महंगाई पर घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे अडानी को लेकर क्यों राहुल गांधी के निशाने पर आए पीएम मोदी, केरल में कब होगी वीडी सतीशन की ताजपोशी, जानेंगे धार भोजशाला मामले में क्या है हाईकोर्ट का फैसला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अखिलेश यादव का तंज, बोले क्या अब विभाग बंटवारे की भी ऊपर से आएगी पर्ची, कमीशन कमाई को बताया देरी की असली वजह। पटना में ब्लैकआउट के दौरान व्यापारी की जान लिए जाने पर आरजेडी का पोस्ट, लिखा बिहार में अपराधियों की सहयोगी बन चुकी है सरकार, कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। पश्चिम बंगाल विधानसभा को मिला नया स्पीकर, भाजपा विधायक रथिंद्र बोस निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष, आजादी के बाद उत्तर बंगाल से स्पीकर बनने वाले बने पहले विधायक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बयान, चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, कहा एसआईआर के जरिए एससी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की हो रही साजिश। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 160 अंकों की गिरावट के साथ 75,237 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 46 अंकों की गिरावट के साथ 23,643 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में शांति की तमाम कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान में तीखी बयानबाजी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, मगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकेगा नहीं। इस बीच ब्रिक्स बैठक भी बिना संयुक्त बयान जारी किए ही खत्म हो गई, जिसके बाद पश्चिम एशिया तनाव को लेकर सवाल और गहरा गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में जोरदार बहस देखी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम को स्थायी रूप से लागू कर ईरान पर अपनी जीत का ऐलान करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान के तेवर उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अब एक बार फिर झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने बातचीत के बीच हमला कर ये साबित कर दिया कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे दुश्मन पर हमें कोई विश्वास नहीं है। हमारा देश बातचीत में दिलचस्पी रखता है, लेकिन शर्त यही है कि अमेरिका गंभीरता और ईमानदारी दिखाए। ईरान के लोग सम्मान की भाषा समझते हैं और मौजूदा संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है। अराक्ची ने तमाम देशों से अपील करते हुए ये कहा कि ईरान इस वक्त हमले का पीड़ित है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिकी हमलों की खुलकर निंदा करनी चाहिए। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की उस धमकी के जवाब में आया है जिसमें वो ईरान पर डील के लिए दबाव बनाते नजर आए। ट्रंप ने कहा कि हमें ठीक पता है कि उन्होंने क्या क्या तैनात किया है और कौन से हथियारों की जगह बदली है। उन्होंने जमीन के नीचे से जो मिसाइलें निकाली हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर ईरान समझौता नहीं करेगा तो वो तबाह हो जाएगा। यानी ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन अराक्ची के बयान से साफ है कि वो किसी की धमकी के आगे नहीं झुकने वाला। 28 फरवरी को अमेरिका के साथ शुरू हुई जंग में भी उसने ये बात पूरी दुनिया को बता दी है कि ईरान को सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर झुकाया नहीं जा सकता। ईरान विदेश मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि 40 दिनों के संघर्ष के बाद जब अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, तब उसने बातचीत का प्रस्ताव दिया। इसके बाद ही उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान का रुख साफ किया है। होर्मुज सभी के लिए खुला है, सिवाय उन देशों के जहाजों के जो हमारे साथ युद्ध में है, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही दुनिया भर के देशों में भी असमंजस बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ईरान के मसले को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन सकी, इसलिए कोई साझा बयान भी जारी नहीं किया गया। यानी पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशें भी दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका ईरान को बातचीत की टेबल पर ला पाएगा या ईरान के तेवरों के आगे सरेंडर पर खुद मजबूर होगा। ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। इस तनाव के चलते महंगाई भी आसमान छू रही है। भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। थोक महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 8.30% पर पहुंच गया है। रुपए की कीमत में भी भारी गिरावट आई है। इस बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। ऐसे में विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 15 मई को देश में पेट्रोल, डीजल, CNG के दामों में बड़ा इजाफा किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। डीजल के रेट भी 3 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। CNG भी 2 रुपए महंगी हुई है। ये महंगाई की मार लगातार जनता को झेलनी पड़ रही है। अप्रैल 2026 में देश की थोक महंगाई दर यानी WPI बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई, जबकि मार्च में ये आंकड़ा 3.88% था।
ये पिछले 42 महीनों यानी करीब 3.5 साल का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, फ्यूल एंड पावर इंडेक्स में 24.71% की भारी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी खाद्य वस्तुओं में 9.17% की महंगाई दर है। सब्जियों की थोक कीमतों में 32.42% और दालों में 21.95% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर मामूली बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई। वहीं रुपए में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर होकर 96 के पार पहुंच गया है। ये भारतीय मुद्रा के इतिहास का सबसे निचला स्तर है। इस कमर तोड़ महंगाई दर को देखते हुए विपक्ष का गुस्सा भी फूट पड़ा। तमाम सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये क्राइसिस मोदी गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महंगाई का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट व किसानों सब पर बुरा असर पड़ता है। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है कि सब सामान्य है और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। अब जब क्राइसिस बढ़ रही है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल बचाने का झुंझुना बजाने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफे पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। इसके अलावा टीएमसी नेता सागरिका घोष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि चुनाव के दौरान ऊर्जा संकट पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। चुनाव खत्म होते ही ईंधन की कीमतें बढ़ा दी गई। इस बीच फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम मोदी ठंडे मौसम वाले विदेशी पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने निकल गए। विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। सरकार बुरी तरह घिर गई है। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है, चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो या अडानी का। बिजनेसमैन गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की खबर सामने आ रही है। उन पर लगे रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले खत्म करने की तैयारी चल रही है। इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो अडानी की रिहाई का क्रेडिट पीएम मोदी को ही दे दिया। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उनको बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट यानी डीओजे अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को वापस लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी अधिकारी इस केस को खत्म करने के विकल्पों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को ट्रेड डील से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। साफ है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताया और अडानी की रिहाई का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दे दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा, अमेरिका में अडानी पर चल रहा फ्रॉड का केस बंद हो जाएगा। अब साफ है कि मोदी ने अमेरिका के साथ एक तरफा डील इसलिए की ताकि अडानी को राहत मिल सके। यही वजह है कि मोदी अमेरिका के आगे खुलकर बोल नहीं पाते हैं। ट्रंप जितना कहते हैं, मोदी उतना ही करते हैं। मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको याद होगा कि जब मोदी ने अमेरिका के साथ डील की, तब भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस ने कहा था कि भारत से जुड़े फैसलों की जानकारी बार बार अमेरिका से दी जा रही है, न कि भारत सरकार की तरफ से, जिससे भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और अब साफ हो जाता है कि मोदी ने ये डील दबाव में आकर ही की है। अमेरिकी कोर्ट से अडानी की रिहाई को लेकर पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं। इस बीच केरल में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम पद के लिए वीडी सतीशन का नाम तय हो चुका है, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी सामने आ गई है। तो कब होगा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सभी तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। कांग्रेस ने सीएम पद के लिए वीडी सतीशन के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राज्य में सरकार गठन की तैयारियों में तेजी आ गई है। सीएम की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 18 मई को केरल के नए मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इसके बाद 21 मई को विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही लंबे वक्त के बाद कांग्रेस की केरल की सत्ता में वापसी होगी। बता दें कि 14 मई को हुई विधायक दल की बैठक के बाद वीडी सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद से सरकार गठन की प्रक्रिया में तेजी आ गई। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में जोरों से शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि मंत्रिमंडल की संरचना को अंतिम रूप दिया जा सके, जिसमें सभी सहयोगी दल से मंत्रियों की संख्या पर मंथन किया जाएगा। वहीं शपथ ग्रहण के साथ कांग्रेस इस समारोह में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी।
जहां लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। वीडी सतीशन सुबह 10 बजे शपथ लेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के नए सीएम विजय के भी शामिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर केरल की राजनीति में इस वक्त हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। केरल में नई सरकार की तस्वीर अब पूरी तरह साफ होती जा रही है, लेकिन नीट परीक्षा रद्द होने से छात्रों के भविष्य पर छाया अंधेरा दूर होता नजर नहीं आ रहा। 22 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित है। हालांकि विपक्ष और जनता का गुस्सा फूटने के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मामले की जिम्मेदारी ली है और नीट के री एग्जाम के लिए नई तारीखों की घोषणा भी कर दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट एग्जाम लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया, जिससे 22 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस मामले में विपक्ष और जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष और छात्र संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस पूरे मामले में परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कैंसिल हुई परीक्षा को दोबारा कराने के लिए एनटीए ने अब नई तारीखों का ऐलान किया है। 21 जून को नीट एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को आएंगे। इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम सेंटर खुद से चुन सकते हैं। साथ ही री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं देने की भी बात कही गई है। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है। भले ही इस मामले में शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी ले ली हो, लेकिन विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा और ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई एग्जाम लीक हुआ हो। इससे पहले भी कई पेपर लीक हुए हैं, जिससे हताश होकर बच्चों ने खुद की जान ले ली है। यही मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। आंकड़े देखिए, 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले, 87 परीक्षाएं रद्द, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित, 148 घोटालों में सजा हुई सिर्फ एक को। सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11, किसी को सजा नहीं। नीट, एआईपीएमटी और अन्य मेडिकल परीक्षाओं में अकेले 15 घोटाले। और सबसे शर्मनाक बात, इन घोटालों में जिम्मेदार किसी अधिकारी या मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। हटाए जाते हैं, फिर चुपके से बड़े पद पर बैठा दिए जाते हैं। चोरी कराने वालों को इनाम मिलता है और परीक्षा देने वाले बच्चे जान गंवाते हैं। राहुल के बयान से साफ है कि ये मुद्दा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर सरकार सवालों से घिरी हुई है, तो विवाद धार भोजशाला को लेकर भी छिड़ा हुआ है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है, जिससे ये मामला यहां थमता नहीं दिख रहा। वहीं इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना है। कोर्ट ने साफ कहा कि ये स्थल राजा भोज के समय का है। ये संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अदालत ने अपना ये फैसला एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ हिंदू पूजा की परंपरा कभी खत्म नहीं हुई। वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य इसे मंदिर साबित करते हैं। ये एक संरक्षित स्मारक है, आगे भी इसकी देखरेख एएसआई ही करेगा। इस फैसले में मुस्लिम पक्ष के लिए भी एक अहम बात कही गई। हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनाना चाहता है तो वो अलग जमीन के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। इस फैसले के बाद कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर असहमति जताई है। धार शहर के काजी वकार सादिक ने कहा कि ये फैसला उनके खिलाफ है और वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। जी क्या हाईकोर्ट ने फैसला, हाँ हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वकार सादिक शहर का जिला। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा। उन्होंने हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द किए जाने की उम्मीद जताई है। इधर फैसले के दिन शुक्रवार होने के कारण जुमे की नमाज तय व्यवस्था के तहत पढ़ी गई। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। धार शहर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे।
चप्पे चप्पे पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। प्रशासन सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रख रहा है। अधिकारियों ने दोनों समुदायों से बातचीत कर शांति बनाए रखी है। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। अब इस मामले में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उधर पीएम मोदी भी विदेश यात्रा पर है। देश की जनता से 1 साल तक विदेश यात्रा न करने की अपील के बाद पीएम मोदी खुद 5 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। उनकी ये यात्रा यूएई से शुरू हुई। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने और क्या है पीएम की यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 दिनों तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। यूएई से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की। 15 मई को वो यूएई पहुंचे, जहां राष्ट्रपति अल नाहयान ने मोदी का स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यूएई पर ईरानी हमले की कड़ी निंदा की। हालांकि पीएम मोदी ने ईरान का नाम नहीं लिया। वहीं पीएम मोदी का यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से भारत और यूएई के बीच कई बड़े समझौते हुए। इनमें रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर समझौता, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर समझौता ज्ञापन, एलपीजी की आपूर्ति पर समझौता, वडिनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का समझौता ज्ञापन, भारतीय अवसंरचना और आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा शामिल है। इसके बाद पीएम मोदी यूएई से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के अनुसार पीएम मोदी का ये विदेश दौरा इटली पर समाप्त होगा। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी अगले 6 दिनों तक कुल 5 देशों का दौरा करेंगे। 15 मई को प्रधानमंत्री संक्षिप्त दौरे के लिए यूएई पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से नीदरलैंड के लिए रवाना होंगे। नीदरलैंड के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन और नॉर्वे का दौरा करेंगे और इस दौरे का अंतिम पड़ाव इटली होगा। पीएम मोदी का यह दौरा उस वक्त आयोजित किया गया जब उन्होंने देश की जनता से 1 साल तक विदेश न जाने की अपील की थी। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने सवाल किया है कि मोदी सरकार को सारा त्याग जनता से ही क्यों चाहिए। एक तरफ सरकार पीएम मोदी के इस दौरे को बेहद अहम बता रही है, लेकिन देशवासियों को विदेश न जाने की नसीहत देकर खुद 5 देशों की यात्रा करने पर पीएम मोदी घिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आखिर भेड़िया आई गया। पूरे 3 रुपए पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हैरत की बात यह है कि इतनी बढ़ोतरी होने के बाद में बहुत सारे लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं और उसी बहस के बीच में मोदी समर्थक या कहिए कि महंगाई समर्थक लोग अपनी थालियां लेकर कूद रहे हैं और बता रहे हैं कि महंगाई के फ़ायदे क्या क्या हैं और पेट्रोल हमारे यहाँ पर कितना सस्ता है। बाकी जगह तो पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी महंगा है, माफ़ कीजिएगा महंगा ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो बहुत सस्ता है। इब्तिदाई इश्क है, देखिए आखिर क्या क्या होता है। हालांकि यहाँ पर इश्क जैसा तो कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। पिछले 12 साल से जनता सरकार द्वारा इश्क के इंतज़ार में बैठी हुई है, लेकिन बदले में ये सब कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।